नमस्कार, मैं लकी वाशनी रेडी फॉर सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अब तक हम आपको पॉलिटी के 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं। आज से हम अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और डेली बेसिस पे हम आपको पॉलिटी के साथ साथ ज्योग्राफी के लेक्चर भी प्रोवाइड कराएंगे। धीरे धीरे हम अन्य सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में भी हम पॉलिटी के साथ अब आपको डेली बेसिस पे ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। आज से हम ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है ब्रह्मांड। आप देख पा रहे होंगे ब्रह्मांड, कॉस्मोस। ब्रह्मांड की अवधारणा को लेकर, ब्रह्मांड को लेकर प्रारंभ से ही लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी, बहुत सारी बातों को बताया गया ब्रह्मांड को लेकर, बहुत सारी बातों की कल्पना की गई ब्रह्मांड को लेकर। प्रारंभ में मानव जितना भी अपनी कल्पना शक्ति से विश्व के बारे में सोच सकता था, जितना भी उसने कल्पना की कि कितना बड़ा संसार है, कितना बड़ा विश्व है, वो सब उसने ब्रह्मांड समझा। धीरे धीरे अपना कल्पना शक्ति को और विकास करते हुए एक ज्योग्राफिस्ट आए, एक खगोल शास्त्री आए जिनका नाम था क्लॉडियस टॉल्मी। 140 ईस्वी में, 140 एसी में इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था जियोसेंट्रिक अवधारणा, यानी कि जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थ है वो सेंटर में है और अर्थ के चारों ओर सन, प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्यूएट कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि हमारे केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य, अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जैसा अभी हम देख पाते हैं कि आप देखते हो कि सूरज सुबह जब निकलता है तो ईस्ट में होता है और घूम के यहां तक आ जाता है। तो एक बार को जब छोटा बच्चा होता है तो ऐसे ही सोचता है कि जैसे सूर्य घूम रहा है। क्लॉडियस टॉल्मी ने भी यही सोचा, इन्होंने भी जियोसेंट्रिक अवधारणा यही सोच के दी कि सूर्य चक्कर लगाता है, पृथ्वी तो एक सेंटर में है। लेकिन 1000 साल तक, लगभग 1000 ईयर्स तक ये कॉन्सेप्ट बनता रहा। इसी को सब लोग मानते रहे कि अर्थ तो हमारी सेंटर में है और सूर्य और अन्य ग्रह हमारे चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन 1543 ईस्वी, 1543 एसी में निकोलस कॉपरनिकस, जो पोलैंड से बिलोंग करते थे, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दे दिया, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी। निकोलस कॉपरनिकस आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक भी कहा जाता है इनको, मतलब ये मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी इनको बोला जाता है। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा जो थी वो जियोसेंट्रिक अवधारणा के बिल्कुल उल्टी थी। इन्होंने कहा कि नहीं, अर्थ हमारे सेंटर में नहीं है, सेंटर में तो सन है, सेंटर में तो सन है, सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। प्लैनेट्स, अर्थ भी हमारा प्लैनेट ही है, अर्थ, ये उपग्रह जो भी है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो निकोलस कॉपरनिकस ने जो कॉन्सेप्ट दिया, ये क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। आधुनिक खगोल शास्त्र में इसने क्रांतिकारी कदम के रूप में अपना स्थान पाया। कॉपरनिकस ने जो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी, इसी को आधार बनाकर आने वाले खगोल शास्त्रियों ने अपनी रिसर्च स्टार्ट की और अनेक बातें इन्होंने बताई। लेकिन ये मील का पत्थर साबित हुआ जो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा थी। 1543 ईस्वी में जब इन्होंने ये बात बता दी, तो उसके बाद 1805 ईस्वी में विलियम हर्शेल आए। 1805 ईस्वी तक दूरबीन का आविष्कार हो चुका था, तो इन्होंने दूरबीन की सहायता से देखा और दूरबीन की सहायता से देखकर बताया कि सन के चारों ओर अर्थ के साथ साथ ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, ग्रह भी हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये विलियम हर्शेल जो थे, ये ब्रिटेन के थे, ये ब्रिटेन के थे। इन्होंने बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक अंश है। जो हमारा सौरमंडल है ये आकाशगंगा का ही एक अंश है। इन्होंने आकाशगंगा का भी एक कॉन्सेप्ट दे दिया। 1925 एसी में जब एडविन पी हब्बल आए, जो बात इन्होंने विलियम हर्शेल ने कही थी, उस बात को और कठोरता से प्रमाणित करने का काम एडविन पी हब्बल ने किया। एडविन पी हब्बल ने किया कि आकाशगंगा जितनी हम देख पाते हैं, जो हमारा दृश्य पथ है, वो उसका डायमीटर 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है।
प्रकाश मतलब डायमीटर, ये क्या है डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास। इन्होंने कहा जितना हम देख सकते हैं, जितना इन्होंने बीएम हर्षेल ने बताया कि एक सौर मंडल, हमारा जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा का एक पार्ट है, उन्होंने उसकी बात को प्रमाणित करने का काम एडविन पी हब्बल ने किया। एडविन पी हब्बल ने बताया कि जितना हम देख सकते हैं, जितना हमारा दृश्य पथ है, वो उसका जो डायमीटर है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर भी अनेक अवधारणाएं सामने आई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर जो सबसे फेमस अवधारणा थी वो थी बिग बैंग सिद्धांत, जो सबसे ज्यादा फेमस सिद्धांत साबित हुआ, जिसको जॉर्ज लेमेतियर ने दिया। इन्होंने बताया कि आज से 15 अरब साल पहले, 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले जो हमारा ब्रह्मांड था वो एक अग्निपिंड था। सबसे पहले एक बड़ा अग्निपिंड था, उस अग्निपिंड में विस्फोट के फलस्वरूप ब्रह्मांडीय पिंड बने। जब इस अग्निपिंड में, एक ये अग्निपिंड मैंने बना के दिखाया यहाँ पे, इस अग्निपिंड को में विस्फोट जब हुआ, इसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद अनेक पिंड बने, जिसको हमने ब्रह्मांडीय पिंड बोला। ये कुछ काले थे और कुछ सामान्य कलर में थे, सामान्य थे। अब जो ब्रह्मांडीय पिंड बने, इन ब्रह्मांडीय पिंड में सामान्य पदार्थ, जब सामान्य पदार्थ इनके ऊपर आते गए, सामान्य पदार्थ जब इनके ऊपर आते गए, तब आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इन सभी के ऊपर सामान्य पदार्थ के आने से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। जब आकाश गंगा का निर्माण हो गया और आकाश गंगा में विस्फोट हुआ, तो आकाश गंगा के विस्फोट से तारों का निर्माण हुआ और यही सिलसिला आगे चलता रहा और उन तारों के विस्फोट से ग्रहों का निर्माण हुआ। बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग का मतलब क्या होता है? बिग बैंग का मतलब होता है विस्फोट। इसका प्रमाण देते हुए जॉर्ज लेमेतियर ने कहा कि आज भी हमारी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, आज भी उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि एक समय पहले ये सब एक रही होंगी, तब इनका विस्फोट के फलस्वरूप इनके बीच का गैप बढ़ता रहा होगा। अब हम आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे। आकाश गंगा क्या होती है, आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड हमारा जो है वो लगभग 100 अरब आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। हमारा जो ब्रह्मांड है वो उसमें 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा, जिसे हम इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं, असंख्य तारों से मिलकर बनी है, असंख्य तारों से मिलकर बनी है। आकाश गंगा के केंद्र में बल्ज पाया जाता है, यानी आकाश गंगा का जो केंद्र है उसको बल्ज कहते हैं। इसमें आकाश गंगा में 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं जो असंख्य तारों से निर्मित होती हैं। लेकिन आकाश गंगा की सबसे अधिक जो तारे पाए जाते हैं, जो तारों का संकेंद्रण सबसे अधिक होता है, वो इस बल्ज वाले पोर्शन में होता है। इसमें सर्वाधिक तारे पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा तारों का संकेंद्रण आकाश गंगा का इस बल्ज में होता है। और ये बल्ज क्या है? आकाश गंगा का केंद्रक। यहां मैं लिख देता हूं, आकाश गंगा का केंद्र। और बल्ज के साथ साथ ये तो केंद्र में हो गया, और इसके 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं जो घूमती हैं और अनेक तारों से निर्मित होती हैं, असंख्य तारों से निर्मित होती हैं। प्रत्येक आकाश गंगा भी लगभग 100 अरब तारों से मिलकर बन के तैयार की होती है। 100 अरब तारों से तैयार होती है। प्रत्येक आकाशगंगा भी 100 अरब तारों से मिलकर बनी होती है। अब 100 अरब आकाशगंगाओं में हमारी भी तो एक आकाशगंगा होगी, जिस आकाशगंगा में पृथ्वी है। अब हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे, इसे मिल्की वे भी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, यानी कि पृथ्वी जिस आकाशगंगा का पार्ट है उसका नाम है मंदाकिनी। इस मंदाकिनी के सबसे शीतल और चमकीले तारों को, शीतल और चमकीले तारों को
शीतल और चमकीले तारे होते हैं उनको ओरियन नेबुला कहा जाता है। ओरियन नेबुला। हमारी मंदाकिनी में जो शीतल और चमकीले तारे हैं उनको ओरियन नेबुला कहा जाता है। ओरियन नेबुला हमारी मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीला पार्ट है। हमारी मंदाकिनी इसका आकार स्पाइरल शेप का है। स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार, कुछ इस तरह से ये सर्पिलाकार शेप है हमारी मंदाकिनी का। मंदाकिनी का जो व्यास होता है यानी कि डायमीटर, वो है 1 लाख लाइट ईयर, मतलब 1 लाख प्रकाश वर्ष।